एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी की वजह से राजकुमारी रचना को उसके माता पिता राजा कर्मवीर और रानी जयंती राजमहल के बाहर नहीं जाने देते थे और न ही किसी अनजान व्यक्ति से मिलने देते थे। वो सिर्फ अपने बड़े भाई और अपनी बड़ी बहन के साथ ही खेलती थी, जिस वजह से वो दुनियादारी की बातों से अनजान थी। उसे ये नहीं पता था कि चरवाहा क्या होता है, सब्जी वाला क्या होता है, दुकान वाला क्या होता है और वो सभी क्या करते हैं। सब्जी वाला आया, सब्जी ले लो, ताजी और हरी सब्जी ले लो, सस्ते दाम में सब्जी ले लो। भैया, ये सब्जी वाला क्या होता है? तुझे इतना भी नहीं पता छुटकी? सब्जी वाला वो होता है जो सब्जियां बेचता है। सब्जियां बेचने से क्या होता है? सब्जियां बेचने से सब्जी वाले को पैसे मिलते हैं, फिर उन पैसों से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अब तू ये मत पूछना कि भरण पोषण क्या होता है। हाँ हाँ भैया, बताओ ना, ये भरण पोषण क्या होता है? इसके तो सवाल ही खत्म नहीं होते, इसे तो कुछ भी नहीं पता। रचना, अभी तू छोटी बच्ची है, धीरे धीरे सीखेगी। तुम दोनों भी तो कभी इसी उम्र के थे और इसी जैसे ही सवाल पूछते थे। ये जो पूछ रही है उसे वो बताओ। लेकिन माँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने जैसा कहा है तुम दोनों वैसा ही करो। ठीक है माँ। मौसम अचानक बदल गया। ऐसा लगता है जैसे बहुत तेज आंधी तूफान आने वाला है। देखो ना महाराज, कितनी तेज बिजली कड़क रही है। इतने काले और घने बादल मैंने पहले कभी नहीं देखे। रचना, जल्दी से अंदर आ जाओ, बहुत तेज आंधी तूफान आने वाला है। पिताजी, ये आंधी तूफान क्या होता है? वो सब तुम्हें बाद में बता देंगे, पहले तुम अपने कमरे में जाओ। मुझे कोई भी कुछ नहीं बताता। मैं जब भी कुछ पूछती हूँ तो सब कहते हैं कि बाद में बताएंगे। मैं अब कुछ भी नहीं पूछूंगी, किसी से बात भी नहीं करूंगी। लगता है आज फिर से किसी ने तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दिया, इसीलिए तुम इतना गुस्सा हो, है ना छुटकी? रचना राघव से पूरी बात बताती है। रचना की बात सुनने के बाद राघव उसे आंधी तूफान और काले बादलों के बारे में सब कुछ बताता है। अगर तुम बारिश में भीग जाती तो बीमार पड़ जाती। अब मैं समझ गई भैया, पिताजी इसीलिए मुझे अपने कमरे में जाने को कह रहे थे। भैया, ये आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? छुटकी, इस किताब में बहुत सी परियों की कहानियां हैं, मैं वही पढ़ रहा हूँ। भैया, मुझे भी पढ़ना सीखना है। ठीक है, कल तू भी मेरे साथ चलना, गुरुजी तुझे भी पढ़ना सिखा देंगे। रचना महल से बाहर नहीं जाएगी, गुरुजी यहाँ आकर उसे पढ़ना सिखा देंगे। बच्चों, तुम जल्दी से सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। क्यों माँ, कल क्या है? कल हम सब तुम्हारे मामा जी के यहाँ जा रहे हैं। अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा। नानी मुझे बहुत सारे खिलौने और ढेर सारी मिठाइयाँ देंगी और मामा जी मुझे नए नए कपड़े देंगे। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यही रहोगी। नहीं माँ, मैं भी जाऊंगी मामा जी के घर, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। मामा जी के घर सिर्फ सपना और राघव ही जाएंगे, तुम महल से बाहर कहीं नहीं जाओगी। एक एक दिन करके 10 साल बीत गए और 7 साल की रचना अब 17 साल की हो गई थी। इन 10 सालों में रचना को ना तो महल से बाहर जाने दिया गया और ना ही उसे किसी अनजान व्यक्ति से मिलने दिया गया। इसीलिए उसकी एक भी सहेली नहीं थी, जिस वजह से महल में सभी सुख सुविधाएं मिलने के बाद भी महल उसे कैद खाने की तरह लगने लगा था। आज घुड़सवारी और तीरंदाजी करके कितना मजा आया ना सपना? हाँ भैया, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैंने आपको हराया। अरे तूने मुझे नहीं हराया, वो तो मैं जानबूझकर तुझसे हार गया था। हार गए तो बहाने बना रहे हो। छुटकी भी वहाँ होती तो कितना मजा आता। लेकिन पिताजी और माँ तो उसे महल से कहीं बाहर जाने ही नहीं देते। अब मैं चाहती हूँ अपनी सहेलियों से मिलने, उन्हें भी बताऊंगी कि कैसे मैंने आपको घुड़सवारी और तीरंदाजी में हराया था। भैया, आप भी जाओ, मुझे किताब पढ़ना है। आपकी बातों की शोर से मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती, ना तो अपने मनपसंद कपड़े पहन सकती हूँ और ना ही महल से बाहर जा सकती हूँ।
पिताजी और माँ मुझे हमेशा यही कहते हैं, ये मत करो, वो मत करो। भैया और दीदी को तो कुछ नहीं कहते। मेरी कोई सहेली भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। इसीलिए अब मैं ये महल छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। मुझे यहाँ नहीं रहना है। रचना ने ठान लिया था कि अब वो महल में नहीं रहेगी। इसीलिए रात के समय वो महल से भाग जाती है। कितना घना जंगल है और यहाँ कितना अंधेरा भी है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लगता है मुझे वापस लौट जाना चाहिए। नहीं नहीं, मैं वापस महल कभी नहीं जाऊंगी। मुझे जिस बात का डर था, आखिर वही हुआ। उस ज्योतिष की भविष्यवाणी सही हो गई और हमारी बेटी हमसे दूर हो गई। तुम फिक्र मत करो महारानी, हम अपनी बेटी को ढूंढकर वापस ले आएंगे। आप किस ज्योतिषी की भविष्यवाणी की बात कर रही हैं महारानी? जब रचना का जन्म हुआ था, तब उसे आशीर्वाद देने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। उनमें एक ज्योतिष भी थे। उन्होंने उसका हाथ देखकर बताया था कि वो बहुत जल्द ही हमसे दूर हो जाएगी। उसी भविष्यवाणी की वजह से हम रचना को महल से बाहर नहीं जाने देते थे, लेकिन फिर भी वो हमसे दूर हो गई। न जाने कहां और किस हाल में होगी हमारी बेटी। आप चिंता ना करिए महारानी, हमारे होते हुए हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। सेनापति, सैनिकों को लेकर जाओ और हमारी बेटी को ढूंढ कर लाओ। राजकुमारी को ढूंढने का एक और तरीका है महाराज। नगर में ढिंडोरा पिटवा दीजिए कि जो भी राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सेनापति, मंत्री जी जो कह रहे हैं ठीक वैसा ही करो। चलते चलते रात से सुबह हो गई। मैं बहुत थक गई हूँ। भूख भी लगी है। मैं क्या खाऊं? महल में तो खाने के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान होते थे। जंगल में तो शेर भी है। जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे खा जाएगा। फिर तू अपनी माँ से बिछड़ गया। देख, यहीं कहीं चल रही होगी। दादाजी, मुझे बहुत भूख लगी है। ये ले बेटा, ताजे ताजे दूध की बनी ताजी ताजी मिठाई खा ले। अरे वाह दादाजी, ये मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट है, और दो ना। ये ले बेटा, तेरे लिए ही तो लाया हूँ, पूरी खा ले। ये मिठाई मुझे चाहिए, जल्दी से दो, मुझे भूख लगी है। बेटी, तू कौन है और यहाँ क्या कर रही है? ये मिठाई मेरे पोते की है, मैं तुझे क्यों दे दूं? मैं राजकुमारी रचना हूँ और ये मेरा हुक्म है, इसीलिए तुम ये मिठाई मुझे दे दो। तेरे कपड़ों को देखकर लगता तो नहीं कि तू राजकुमारी है। भला एक राजकुमारी इस तरह से फटे पुराने कपड़े पहनती है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। कल रात से मैंने कुछ भी नहीं खाया। मुझे भी थोड़ी मिठाई दे दो ना दादाजी। ये ले, तू भी खा ले थोड़ी सी। ऐसा लगता है जैसे भटक कर यहाँ आ गई है और बहुत भूखी भी है। बेटी, तूने बताया नहीं कि तू कौन है और कहाँ से आई है? मैंने बताया तो था कि मैं एक राजकुमारी हूँ। राहुल बेटा, ऐसा लगता है जैसे शेर यहाँ आसपास ही है। जल्दी से गायों को लेकर यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है दादाजी, मैं अभी सभी गायों को जंगल से बाहर निकालता हूँ। बेटी, तू हमारे पीछे क्यों आ रही है? जा, अपने घर जा। नहीं, मैं अपने घर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? मैं वहाँ से भाग कर आई हूँ। अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन तू घर से भागी क्यों? मैं अपने घर से इसीलिए भागी हूँ क्योंकि मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता था। मुझे महल के बाहर निकलने भी नहीं देते थे। मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता था। अगर ये सच में घर से भागी है तो इसके घर वाले इसके लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे। अच्छा ठीक है, तू घर मत जाना, लेकिन ये तो बता, तेरा घर कहाँ पर है? मैं सोनापुर की राजकुमारी हूँ। इसकी बातों से तो नहीं लगता कि ये एक राजकुमारी है। भला एक राजकुमारी ऐसे बेढंगे तरीके से बात कर सकती है?
इसमें तो कोई शालीनता ही नहीं, लगता है ये पागल है। राजकुमारी तुम्हें हुक्म देती है, जल्दी से स्वादिष्ट खाने और ठंडे पानी का इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। ठीक है बेटी, तू मेरे घर चल, वहाँ बहुत स्वादिष्ट भोजन है और ठंडा पानी भी है। सुनो सुनो सुनो, राजकुमारी रचना कहीं चली गई हैं। जो भी उन्हें ढूंढ कर लाएगा, राजा जी उसे बहुत बड़ा इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। बहुत अच्छा मौका है अमीर बनने का, अभी राजकुमारी को ढूंढने के काम में लग जाता हूँ। तू नहीं, मैं ढूंढूंगा राजकुमारी को और राजा जी मुझे इनाम देंगे। तुम दोनों लड़ो मत और दोनों ही राजकुमारी को ढूंढने के काम में लग जाओ। दादाजी, आप ये क्या कह रहे हो? बेटी, मैं गाय का दूध दो रहा हूँ। दूध कैसे दूहते हैं, मुझे भी सिखाओ ना। अरे वाह बेटी, तू तो बहुत जल्दी सीख गई। सीखूंगी कैसे नहीं दादाजी, राजकुमारी जो हूँ। ये अभी भी खुद को राजकुमारी ही समझ रही है। मुझे इसके माता पिता को ढूंढना होगा। वो इसे ढूंढने के लिए ना जाने कहां कहां भटक रहे होंगे। ना जाने राजकुमारी जी कहां चली गईं। पूरे शहर में उन्हें ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अब तो बस जंगल और गांव ही बचा है जहां हमने राजकुमारी को नहीं ढूंढा। मैं तो थक गया राजकुमारी जी को ढूंढते ढूंढते। कितने दिनों से अपने घर नहीं गया, अब तो मैं अपने घर जा रहा हूँ। हाँ भाई, अब मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे राजकुमारी जी किसी दूसरे राज्य चली गई हैं, या किसी दुश्मन राज्य ने साजिश करके राजकुमारी जी को अगवा कर लिया है। हमारे राज्य में घुसकर राजकुमारी जी को अगवा करने की हिम्मत किसी में नहीं है। राजकुमारी जी हमारे ही राज्य में कहीं हैं, उन्हें अच्छे से ढूंढो। राहुल बेटा, मेरी बात सुनो। आज तू अकेले इन गायों को चराने ले जा। आज मुझे जरूरी काम से जाना है, मैं शाम तक लौट आऊंगा। तब तक तू इन गायों का ख्याल रखना। जी दादाजी। आज मुझे कितनी अच्छी नींद आई, किसी ने मुझे जगाया भी नहीं। महल में तो सूरज निकलने से पहले ही मुझे उठा देते थे। बेटी, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, शाम को लौटूंगा। तेरे लिए खीर और मिठाई रखी है, भूख लगे तो खा लेना। दादाजी, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। नहीं बेटी, तू यहीं रहे। तू मेरे साथ चलकर क्या करेगी? मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी? तू चंपा के साथ खेलना। चंपा बेटी, इधर तो आओ। हाँ दादाजी, बोलिए। बेटी, ये रचना है, तू आज पूरे दिन इसी के साथ खेलना और इसे अपना गांव भी घुमा देना। ठीक है दादाजी, मैं इसे अपना पूरा गांव घुमाऊंगी। तुम कहाँ से आई हो? आज से पहले मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मैं सोनापुर की राजकुमारी हूँ। तुम सच में राजकुमारी हो? क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? ये सहेली क्या होता है? तुम राजकुमारी हो और तुम्हें इतना भी नहीं पता? अरे बुद्धू, सहेली। हाँ, सहेली वो होती है जो सुख दुख की बातें करे, एक दूसरे के साथ खेले और साथ मिलकर बहुत 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 मस्ती करे। अच्छा, मुझे तो ये पता ही नहीं था। ठीक है, आज से तुम मेरी और मैं तुम्हारी सहेली। इधर रचना ने अपनी पहली सहेली बना ली थी और उधर उसके माँ और पिताजी उसके लिए परेशान हो रहे थे। महाराज, मैंने सैनिकों के साथ मिलकर पूरे शहर में ढूंढ लिया, लेकिन राजकुमारी जी कहीं नहीं मिली। फिर तो ऐसा लगता है कि जैसे राजकुमारी जी शहर से कहीं दूर चली गई हैं। ठीक है सेनापति जी, आप हमारी बेटी को शहर से बाहर भी ढूंढिए। मुझे क्या पता था कि उस ज्योतिष की भविष्यवाणी सच हो जाएगी। नहीं तो मैं हमेशा उसे अपने पास ही रखती। न जाने कहाँ और किस हाल में होगी मेरी बेटी। उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। तुम चिंता ना करो रानी, हमारे सैनिक बहुत ही जल्द रचना को ढूंढ लेंगे। कैसे चिंता ना करूं महाराज? कितने दिन हो गए मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा। आप चिंता ना करो माँ, मैं जा रहा हूँ अपनी छुटकी को ढूंढने के लिए। हाँ माँ, मैं भी भैया के साथ जाऊंगी। ठीक है, जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना।
आज से पहले मैंने ये खेल कभी नहीं खेला था। तुम कहती हो कि तुम राजकुमारी हो और आज तक तुमने लंगड़ी नहीं खेली। मेरे गांव में तो सब लड़कियों को लंगड़ी खेलना आता है। हाँ, मैं बहुत थक गई हूँ। तुम इतनी जल्दी थक गई? अभी तो पूरा गांव घूमना बाकी है और फिर बाद में झरने में नहाना भी तो है। क्या हम गांव घूमने जाएंगे और झरने में नहाएंगे? चलो चलो चलो, जल्दी चलो, बड़ा मजा आएगा। चंपा रचना को पूरा गांव घुमाती है, जिसके बाद वो दोनों झरने में नहाने जाती हैं। आज से पहले मैंने ये झरना कभी नहीं देखा था और ना ही मैं कभी इस झरने के नीचे बैठकर नहाई हूँ। तुम इतनी बड़ी हो गई और तुमने आज तक झरना नहीं देखा? तुम तो कहती हो कि तुम राजकुमारी हो। भला एक राजकुमारी होकर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम कोई राजकुमारी नहीं हो। चंपा की बात रचना को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो उसे शुरू से सब कुछ बता देती है। लेकिन तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करते थे? मुझे क्या पता, उन्होंने कभी मुझे बताया ही नहीं। अब उनसे मिलना तो पूछ लेना। नहीं नहीं, अब मैं उनके पास कभी नहीं जाऊंगी। अगर मैं वहाँ गई तो वो लोग मुझे फिर से महल में कैद कर देंगे। मुझे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ठीक है, अभी घर वापस चलते हैं। कल भी तुम मुझे घुमाने ले चलोगी ना? हाँ, कल हम दोनों घूमने जाएंगे। अब मैं घर जाती हूँ। कल भी तुम मुझे घुमाने ले चलोगी ना? हाँ, कल हम दोनों घूमने जाएंगे। अब मैं घर जाती हूँ। तुझे पता है, छोटी राजकुमारी को ढूंढने राजकुमार और बड़ी राजकुमारी भी गए हैं। हाँ हाँ, मुझे भी पता है। क्या हुआ? तुम किस राजकुमारी के बारे में बात कर रहे हो? लगता है तुम यहाँ के नहीं हो, इसीलिए राजकुमारी के बारे में नहीं पता। राजा जी की सबसे छोटी बेटी है ना, राजकुमारी रचना, वो बहुत दिनों से लापता हैं। उन्हीं को सब लोग ढूंढ रहे हैं। कहीं ये लोग उसी के बारे में तो बात नहीं कर रहे जिसे मैं पागल कह रहा हूँ? तब तो फिर मुझे राजा जी को उसके बारे में बताना चाहिए। भाई, मुझे राजा जी से मिलना है। क्या तुम बता सकते हो कि उनका महल कहाँ है? यहाँ से सीधे जाना, फिर दाएं मुड़ जाना और बाएं मुड़कर देखोगे तो तुम्हें राजा जी का महल दिख जाएगा। ठीक है भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। कौन हो भाई, और बिना पूछे अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? भाई, मेरा नाम बब्बू है। मैं एक चरवाहा हूँ। मैं पर्वतपुर गांव से आया हूँ और मुझे राजा जी से मिलना है। मुझे उनको बहुत जरूरी बात बतानी है। जो भी कहना है हमसे कहो, हम राजा जी को बता देंगे। बब्बू चरवाहा उन दोनों से राजकुमारी रचना के बारे में सब कुछ बता देता है। लगता है ये भी इनाम के लालच में यहाँ आया है और झूठ बोल रहा है। नहीं भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ। भला एक चरवाहा के घर में हमारी राजकुमारी कैसे रह सकती है? मुझे तो सोच कर ही हंसी आती है। चल भाग यहाँ से, अगर राजा जी को पता चल गया तो वो तुझे काल कोठरी में बंद कर देंगे। दोनों सैनिक बाबू चरवाहे को वहाँ से भगा देते हैं। कब से रचना को ढूंढ रहे हैं, अब तक कहीं नहीं मिली। अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। नहीं, रचना के बिना नहीं जाएंगे। ए चरवाहा, क्या तुमने राजकुमारी रचना को कहीं देखा है? राहुल राघव से रचना के बारे में सब कुछ बता देता है और उन तीनों को अपने साथ ले जाता है। छुटकी, तू यहाँ क्या कर रही है? माँ और पिताजी तेरे लिए बहुत परेशान हैं। हमारे साथ चल। नहीं भैया, मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। पिताजी और माँ मुझे महल से बाहर कहीं नहीं निकलने देते। वो मुझे प्यार भी नहीं करते। वो दोनों तुझसे बहुत प्यार करते हैं। तेरे बिना माँ का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। मैं नहीं जाऊंगी। वो दोनों उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रहती है और उनके साथ नहीं जाती। पिताजी, हमने ये पता लगा लिया है कि रचना कहाँ है। तो फिर उसे अपने साथ क्यों नहीं लाए? मैंने उसे साथ लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमारे साथ आने को तैयार नहीं थी। ठीक है,
हम खुद उसे लेने जाएंगे। मैं भी आपके साथ चलूंगी महाराज। राजमहल छोड़कर हमारी बेटी एक चरवाहे के यहाँ गाय का दूध दूह रही है। बेटी, हम तुम्हें लेने आए हैं। मैं अब राजमहल कभी नहीं जाऊंगी। तेरे माता पिता तुझे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो तुझे लेने आए हैं। नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। हम दोनों तुझसे बहुत प्यार करते हैं बेटी। तो फिर मुझे महल से बाहर क्यों नहीं जाने देते थे? ना ही मुझे भैया और दीदी की तरह घुड़सवारी सिखाई, ना ही मुझे पढ़ने दिया। रचना की बातें सुनने के बाद जयंती उसे ज्योतिषी की भविष्यवाणी के बारे में सब कुछ बता देती है। मैं तुझे खोना नहीं चाहती थी बेटी, इसीलिए तुझे कभी महल से बाहर नहीं जाने दिया। महाराज, मैं बहुत दिनों पहले राजकुमारी के बारे में आपको बताने आया था, लेकिन सैनिकों ने मुझे आपसे मिलने नहीं दिया। अपनी माँ से सच जानकर रचना महल में वापस चली गई। उस दिन के बाद उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी को नजरअंदाज करके रानी जयंती और राजा कर्मवीर ने रचना पर लगी सारी पाबंदियां हटा ली, जिसके बाद रचना ने भी अपने भाई और बहन की तरह घुड़सवारी और तीरंदाजी सीखी। वो अपनी सहेली चंपा से भी मिलने जाने लगी।